हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के बारे में, और उसमें अपन ने कल तक पढ़ लिया था जो भारतीय संविधान के जो स्रोत है वो कल पढ़े थे। विभिन्न देशों से हमारे जो संविधान में क्या क्या प्रोविजंस ले रखे हैं उनके बारे में अपन ने कल पढ़ लिया था। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि वो आपने याद भी कर लिए होंगे नोट्स में लिख कर। और आज अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रेमबल के बारे में पढ़ेंगे। और प्रस्तावना एक जो भारतीय संविधान का दर्शन है जिसको पढ़ने से हमें एक संविधान का ओवरव्यू मिल जाता है। भारतीय संविधान का अपन दर्शन कह सकते हैं। तो आज अपन वो प्रस्तावना शुरू करेंगे, और ये प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कम से कम प्रस्तावना तो याद होनी चाहिए। जो हर एनसीईआरटी की हर किताब की एनसीईआरटी की जो हर किताब उसके पहले ही पेज में प्रस्तावना दे रखी है भारतीय संविधान की। और तो ये आपको महत्वपूर्ण है, और आप सभी को जिम्मेदार नागरिक होने के नाते प्रस्तावना भारतीय संविधान की याद होनी चाहिए। तो आज अपन पढ़ते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो करते हैं क्लास की शुरुआत एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। यानी कि किसी भी परिस्थिति में अपन को चलते रहना चाहिए, परिस्थितियों का रोना नहीं रोना चाहिए, और हर परिस्थिति में चलना सीखो तो हार भी अपन को हरा नहीं सकती। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज अपन को पढ़ते हैं प्रस्तावना के बारे में, संविधान की प्रस्तावना। तो जैसे कि बताया, ये अपने भारतीय संविधान का दर्शन है। इनको पढ़ने से संविधान का ओवरव्यू मिल जाता है। तो वो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बोल देता हूँ प्रस्तावना, फिर उनको है वो यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि 5 तरह की स्वतंत्रता, ये 5 तरह की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज संविधान सभा के द्वारा दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मगर महीना, मारवाड़ी में कहते हैं मगर, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को इतत द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये थी भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो अपन देख लेते हैं कि भारत में वो संप्रभुता, हम भारत के लोग, पहली लाइन क्या है, हम भारत के लोग। और अपने ये कहाँ से ली थी, जैसे कि कल पढ़ा था, हम भारत के लोग अमेरिका से ली गई। बस अमेरिका की जगह अपने ये भारत लिखा, बाकी है वो अपने वो जो ये प्रथम पंक्ति है वो अमेरिका के संविधान से ली थी। और बाकी वाला जो प्रस्तावना को जो शेष ड्राफ्ट है वो अपन ने कहाँ से लिया था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वो अपन ने कल देख लिया। तो यानी कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि संप्रभुता किसमें निहित हुई, भारत के लोगों में, भारत के जनता में संप्रभुता निहित है। संप्रभुता जनता में, हाँ, हम भारत के लोग, इससे स्पष्ट होता है कि भारत की जनता में संप्रभुता किसमें निहित है, भारत की जनता में। और ये आपको इसलिए भी याद होना चाहिए क्योंकि इससे कई बार है वो आरपीसी ऐसा सवाल पूछ चुकी है कि बताओ नागरिक का शब्द है वो प्रस्तावना में कितनी बार प्रयोग हुआ है, लोग शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है, और कितने तरह की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये आपको पूरी याद होनी चाहिए। संप्रभुता भारत की वो जनता में निहित है, और भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवाद, क्या बताया गया, समाजवादी
पंथ निरपेक्षता की बात की गई है। इन जो शब्द है इन पर अब अपन विस्तार से चर्चा भी करेंगे आगे की क्लास में। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये बात कही कि हम भारत के लोग भारत को समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, जैसे इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये वो मूल संविधान की जो प्रस्तावना थी उस समय उसमें नहीं थे, ये वो बाद में शब्द जोड़े गए, दो शब्द, एक तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक आगे आएगा अखंडता। ये तीन शब्द है वो बाद में जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 से, वो तीन शब्द बाद में जोड़े गए हैं। तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए था उनके समस्त नागरिकों में न्याय कितने तरह का है? 3 तरह का। न्याय कितने तरह का दिया गया है प्रस्तावना में? 3 तरह का। सामाजिक न्याय होना चाहिए लोगों में, आर्थिक और राजनीतिक, 3 तरह का न्याय। कितने तरह का न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह का न्याय दे रखा प्रस्तावना में ही। और उसके बाद में स्वतंत्रता कितने तरह की है? लिबर्टी वो कितने तरह की? तो 5 तरह की स्वतंत्रता दे रखी है। जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था उसमें तो 8 तरह की स्वतंत्रता आपने पढ़ी थी, लेकिन जो मूल संविधान की जो प्रस्तावना उसमें वो 5 तरह की स्वतंत्रता है। वो कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 तरह की स्वतंत्रता अपने प्रस्तावना में दे रखी है। उसके बाद अपन देखें तो समता वो कितने तरह की है? तो समता है वो 2 तरह की, प्रस्तावना में 2 तरह की समता है। समता कितने तरह की है? समता ने समानता, वो है 2 तरह की। एक तो प्रतिष्ठा, स्टेटस, और दूसरी है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये 2 तरह की समानता दे रखी है। और फिर देखते हैं बंधुता कितने प्रकार की दे रखी है। बंधुता को बढ़ाने के लिए 2 तरह की है वो समता है। फिर है वो राष्ट्र की एकता व अखंडता, को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये अखंडता है ये भी बाद में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अधिनियम के द्वारा। अखंडता और समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, ये 3 शब्द है वो ध्यान रखना, बाद में जोड़ा गया है, महत्वपूर्ण है। और ये एकता पहले था, राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता ये पहले था, लेकिन जो अखंडता है वो इसके साथ बाद में जोड़ा गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए फिर आगे संविधान सभा दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति
हिंदी में इनका नाम है मिति मार्गशीर्ष, यानी कि मारवाड़ी में बोलते हैं मगर महीना, तो वो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को एतत् द्वारा संविधान को अब 3 जो शब्द है वो ध्यान रखना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कौन करते हैं? हम भारत के लोग, यानी कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो ये थी अपने भारत के संविधान की प्रस्तावना। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, ये पूरी आपको याद होनी चाहिए। अब अपन देखते हैं कि प्रस्तावना है, और इन जो ये जैसे कि शब्द आए थे प्रस्तावना में, जो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, इनके बारे में अपन है वो चर्चा करेंगे विस्तार से। उससे पहले वो प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। वो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं जो मेंस की परीक्षा होती है, आरपीएससी एग्जाम, आरएस की, उसमें। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन होते हैं प्रस्तावना से संबंधित। सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? प्रस्तावना संविधान का भाग है? ये क्वेश्चन हो सकता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो इसके बारे में अपन देखते हैं एक जो फेमस वाद है, बेरुवाड़ीवाद। कौन सा वाद? बेरुवाड़ीवाद। वो इसके बारे में अपन देख लेते हैं। बेरुवाड़ीवाद 1960 ईस्वी, ये एक फेमस वाद है। तो इसके बारे में अपन पहले देख लेते हैं। बेरुवाड़ी एक पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की एक जगह थी। और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तब है वो अपने जो शीर्ष नेतृत्व थे और जो सर रेडक्लिफ थे, जिन्होंने वो सीमा का बंटवारा किया था, जो सीमा बंटवारा जो आयोग बनाया गया था, उन्होंने है वो जो पश्चिम बंगाल की जो जलपाईगुड़ी जिला था, उसको तो भारत की सीमा के अंदर रख लिया। लेकिन एक तो एक मैप बनाया था, और एक है वो इन्होंने जिला दर्शा रखा था कि ये जिले इंडिया में होंगे, और ये है वो पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसमें होंगे। तो उसमें जो कहा गया था, उसमें तो जो ये बेरुवाड़ी है वो अपने भारत में था, लेकिन जो मैप बनाया गया था उसमें वो ये बेरुवाड़ी है उसमें बता रहा था पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश में बता रहा था। तो ये सीमा विवाद लंबे समय तक चला था। फिर है वो अपने जो प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून, तो इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, जिन्हें अपन नेहरू नून समझौता कहते हैं। नेहरू नून समझौता, वो यही था। बेरुवाड़ी जो जगह थी उनको लेकर ये समझौता हुआ था। और जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने है वो बेरुवाड़ी को जो मैप उनके बता रहा है आपकी तरफ, तो उन्होंने है वो पाकिस्तान को दे दिया। तो पाकिस्तान को दे दिया, तब है वो इन पर इस जो डिसीजन लिया, इन पर है वो सवाल उठने लगे, और लोग है वो तैयारी बैठते चले गए न्यायालय में रिट दायर की, और कहा कि जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है भारत की एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए, तो ये तो अखंडता को चुनौती दे रहा, सीधा जो जगह आपने दी है पाकिस्तान को, वो है वो अखंडता को चुनौती दे रहा है। तो फिर क्या ये प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? तो ये 1958 में समझौता हुआ था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया कि प्रस्तावना, पहले तो कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना में जो अखंडता लिखा हुआ था उनको ये चुनौती दे रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन एक और फेमस वाद है केशवानंद भारतीवाद, जो 1973 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो क्या कहा कि प्रस्तावना वो संविधान का भाग नहीं है, बेरुवाड़ीवाद के बाद, और उसके बाद है वो एक केशवानंद भारती फेमस वाद है, केशवानंद
केशवानंद भारती, इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे विस्तार से। केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया था और इसमें वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया। पहले तो कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन इस बाद में होगा प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। लेकिन यह वो अनुच्छेदों की तरह प्रभावित नहीं होगा, भाग है साथ ही क्या कहे, लेकिन अनुच्छेदों की तरह ये प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि अपन देखते हैं कि जो प्रस्तावना उसमें वो इतने बड़े लक्ष्य रखे गए, बहुत बड़े लक्ष्य है जो उस समय वो हासिल करना नहीं था, और ये जैसे जैसे समय आगे बढ़ जाएगा, जैसे विकसित होगा उस समय और वैसे वैसे ये लक्ष्य हासिल होते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग तो है, लेकिन अनुच्छेदों की तरह प्रभावी नहीं है। कल को कोई ये नहीं कह सकता कि ये न्याय नहीं मिल रहा है, या जो प्रस्तावना जो बात लिखी हुई है उसके अनुसार यदि गवर्नमेंट कानून न बनाए तो ये सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं जा सकता, क्योंकि ये अनुच्छेदों की तरह प्रभावी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। और इसी के साथ ये भी कहा, ये प्रस्तावना जो संसद को न तो किसी प्रकार की शक्ति देती है और संसद की किसी भी प्रकार की शक्ति पर अंकुश भी नहीं लगाती। न तो संसद को शक्ति देती है प्रस्तावना, न तो संसद को शक्ति देती है और न ही संसद की शक्ति पर अंकुश लगाती है। ये भी कहा कि जो प्रस्तावना है वो न तो किसी प्रकार से संसद को शक्ति देती है और न ही संसद की शक्ति को रोकती है या उन पर अंकुश लगाती है, और ये संविधान का भाग तो है लेकिन अनुच्छेदों की तरह प्रभावी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ये दो महत्वपूर्ण सवाल थे। एक तो अपन चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की, प्रस्तावना में वो संशोधन किया जा सकता है। तो आप किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो जैसा कि अपन ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, और संविधान का भाग है इसलिए वो इसमें वो संशोधन भी किया जा सकता है। संविधान में संशोधन किया सकता है और ये संविधान का भाग है तो इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, जो केशवानंद भारती 1973 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि ये जो प्रोविजंस हैं या ये संविधान का जो बुनियादी ढांचा है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, क्योंकि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। प्रस्तावना भी संविधान का भाग है और अन्य भागों में संशोधन किया जा सकता है, तो इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें भी वो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन फैक्ट बुनियादी ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। बुनियादी संविधान का बुनियादी ढांचा, संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका है, शक्तियों का पृथक्करण है, ये और भी बहुत सारे प्रोविजंस है जो संविधान के बुनियादी ढांचे में आते हैं। संविधान का बुनियादी ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। संविधान का भाग है और संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये वो संविधान का जो बुनियादी ढांचा है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। और संशोधन किए भी गए हैं, जैसा कि अपन ने देखा कितने संशोधन किए गए हैं। तो संविधान सभा में संशोधन करे कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। एक तो समाजवाद, समाजवादी, दूसरा शब्द है वो पंथ निरपेक्षता, ये वो मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। और तीसरा जो शब्द जोड़ा गया वो अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो अखंडता ये सब 3 जोड़े गए हैं, तो ये संशोधन हुआ। और कब जोड़े गए हैं, तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 को,
76 को, यह है वो 3 संशोधन किए जा सकते हैं। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। अब अपन शुरू करते हैं जो प्रस्तावना में जो लिखे हुए लक्ष्य, या कह सकते हैं कि भारत को किस प्रकार से बनाने की वो प्रस्तावना में बात की गई है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इसके बारे में अपन थोड़ा देखते हैं। संप्रभुता का सबसे पहले देखते हैं, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहले लाइन लिखी हुई है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संप्रभुता का क्या मतलब होता है? संप्रभुता निहित किस में है? निहित तो है जनता में, क्योंकि हम भारत के लोग, पहले ही लाइन लिखी हुई है। और संप्रभुता का मतलब क्या होता है? तो संप्रभुता का मतलब ये होता है कि जो भारत है वो एक स्वतंत्र कंट्री है और वो किसी बाह्य शक्ति या किसी बाहरी देश के दबाव में नहीं है, किसी बाह्य देश के अधीन नहीं है, और वो अपने निर्णय भी स्वयं लेता है। तो वो संप्रभु कंट्री या संप्रभु देश कहलाता है। अपने निर्णय स्वयं ले, बिना किसी बाहरी देश या बाहरी शक्ति के दबाव में या अधीन न हो, तो उसे वो संप्रभुता कहते हैं। तो भारत को है वो 1947 को, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 को है वो डोमिनियन स्टेट बना। कैसा? डोमिनियन स्टेट, यानी कि पूरी तरह से वो संप्रभु नहीं बना जब आज़ादी हुआ तब, क्योंकि जो अपनी शासन व्यवस्था थी उस समय वो भारत सरकार अधिनियम भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 के अनुसार चलती थी। कौन सी? भारत शासन व्यवस्था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार वो चलती थी। और ये ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई थी। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा चलती थी और इसमें ब्रिटिशर्स का रोल था। तो इसलिए वो अपन को पूर्ण तरह से संप्रभु नहीं कह सकते, एक डोमिनियन स्टेट था। और अपनी जो संविधान सभा है वही है वो संसद या विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी। संविधान सभा है वो विधायिका के रूप में कार्य कर रही होती थी। और इसके साथ ही जो हमारा जो संविधान है वो कौन होता था? जो संविधान है, तो जब देश आज़ाद हुआ उस समय संविधान के रूप में वो किसको लिया जाता? तो भारत शासन अधिनियम 1935, ये हमारे संविधान के रूप में कार्य कर रहा था। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो ब्रिटेन की वो संसद में पारित हुआ था। इसलिए अपन कह सकते हैं कि वो जो भारत की शासन व्यवस्था है उसमें वो ब्रिटिशर्स का अभी भी रोल है। इसलिए वो जो भारत है वो पूर्ण तरह से संप्रभु स्टेट नहीं बना, अभी वो डोमिनियन स्टेट है। तो भारत संप्रभु कब बना? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ और इसी के साथ ही जो भारत है वो एक संप्रभु राष्ट्र बना। अब है वो भारत किसी बाहरी देश या शक्ति के अधीन नहीं है और वो अपने निर्णय स्वयं लेता है बिना किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आए। उसी के साथ अपन देखते हैं तो जो पाकिस्तान है वो कब तक डोमिनियन स्टेट के रूप में रहा, यानी कि डोमिनियन स्टेट जिसमें वो थोड़ा बहुत रोल जो ब्रिटिशर्स है उनका भी रहता है। तो 1956 पाकिस्तान है वो 1956 तक डोमिनियन स्टेट रहा। भारत है वो 1950 को है वो पूरी तरह से संप्रभु स्टेट बन गया था। पाकिस्तान है वो 1956 में संप्रभु बना। और जैसे कि बात करें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये अभी भी है वो संप्रभु नहीं है, अभी भी है वो डोमिनियन स्टेट है। और क्योंकि इनका जो राष्ट्राध्यक्ष है वो ब्रिटिश क्राउन है तो इसलिए वो ये जो है वो अभी भी डोमिनियन स्टेट है। भारत है वो 26 जनवरी 1950 को संप्रभु बन गया था और पाकिस्तान जो 1956 तक है वो डोमिनियन स्टेट रहा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि जो विभिन्न देशों के मध्य जो एग्रीमेंट होता है, इंटरनेशनल समझौता होता है और जो उनकी सदस्यता लेते हैं तो वो संप्रभुता को इफेक्टिव या प्रभावित नहीं करते। तो नहीं, क्योंकि जो भी समझौते होते हैं, जितने भी एग्रीमेंट होते हैं उसमें है वो उन देश के हितों को ध्यान में रखकर ही वो एग्रीमेंट करते हैं। जैसे भारत है वो इंटरनेशनल कई समझौते सम्मेलन करता है और उसकी सदस्यता लेता है तो वो भारत के उसमें हित भी जुड़े होते हैं और इससे वो संप्रभुता प्रभावित नहीं होती। और अगर वो देश चाहे तो वो जो
सदस्यता है उसको वो वापस भी ले सकता है। तो इसलिए वो जो संधि समझौते होते हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी कमिटीज होती है उनकी जो सदस्यता लेते हैं, तो वो है वो प्रभावित संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। तो ये है संप्रभुता का मतलब। भारत है वो, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना है। और संपूर्ण प्रभुत्व कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। और उसके बाद है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये भी एक एक शब्द पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे अगली वाली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।